वन परीक्षा मंथन के मैगजीन में अगला टॉपिक हमारा आपदा एवं दुर्घटना है। काफी शॉर्ट टॉपिक है, इसको हम जल्दी जल्दी इसको कवर करेंगे। पहला हमारा है दितवाह चक्रवात। भारत श्रीलंका के पास इसका ये हुआ है दिसंबर माह में। प्रकृति क्या है? ट्रॉपिकल कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय को। प्रभावित क्षेत्र आपका ये सब है। नामांकन किसने किया? यमन ने। दिल्ली बम धमाका लाल किला के पास हुआ था 10 नवंबर। ये इंपॉर्टेंट है। दिल्ली लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास बम धमाका हुआ जिसमें 10 लोग मारे गए और 24 से अधिक घायल हो गए। हेलीगुब्बी ज्वालामुखी उद्गार बहुत न्यूज में था। इथोपिया है ये। 23 नवंबर के महीने में इथोपिया का हेलीगुब्बी ज्वालामुखी जो लगभग 12,000 वर्ष से सुसुप्त अवस्था में था, मतलब डोरमेंट वोल्केनो था, ये अचानक सक्रिय हो गया। इसके विस्फोट से राख तथा सल्फर डाइऑक्साइड का विशाल गुबार लाल सागर तथा रेड सी और साउथ एशिया की ओर प्रवाहित हुआ। इधर हाल फिलहाल में शायद दिल्ली में पॉल्यूशन का जो प्रॉब्लम था उसमें इसका भी शायद नाम आया था कि वहां से ये जो ज्वालामुखी हुआ उसके कारण भी कुछ पॉल्यूशन थोड़ा इधर भी आया था। सुमेरु ज्वालामुखी इंडोनेशिया, नवंबर का महीना। एक्टिव वोल्केनो इंडोनेशिया के उद्गार पूर्वी जावा द्वीप में स्थित है। द ग्रेट माउंटेन या महामेरु के रूप से भी जाना जाता है। यह इंडोनेशिया के 120 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। सुमेरु ज्वालामुखी ये नाम से ही हम ट्रैक कर सकते हैं। अफगानिस्तान में भूकंप आया मजार शरीफ, नवंबर के महीने में। उतना इंपॉर्टेंट नहीं मुझे लग रहा है। काल मेघी चक्रवात फिलीपींस चीन साइक्लोन, ठीक है, नवंबर के महीने से। ट्रॉपिकल टाइप है, उष्णकटिबंधीय है। ये प्रभावित क्षेत्र है। चक्रवात मोन्था, साइक्लोन कहते हैं चक्रवात को। बंगाल की खाड़ी, ये भी ट्रॉपिकल टाइप है। जो ट्रॉपिकल हो गया आपका 0 से 30, ऊपर 30, इस एरिया में जो भी आता है इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन या उष्णकटिबंधीय साइक्लोन कहते हैं। हरिकेन मेलिसा जमैका में आया। ये प्रभावित क्षेत्र है, बस इतना इंपॉर्टेंट है जमैका। ताल ज्वालामुखी कहाँ आया? फिलीपींस, ठीक है। विदित हो कि ताल एक विशाल काल्डेरा के भीतर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसमें विगत 450 वर्षों में कम से कम 38 बार उद्गार दर्ज किए गए हैं। काल्डेरा गूगल सर्च करें प्लीज। ये एक लैंडफॉर्म टाइप का हो जाता है जो वोल्केनो इस टाइप से हो जाता है। ये यहाँ पर उतना डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते। पंजाब में बाढ़ आया, बहुत बड़ा था ये केस, इसमें कुछ याद करने लायक है नहीं। कम चटका में भूकंप आया, रूस में है कम चटका। टाइफून रगासा हांगकांग चीन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? ट्रॉपिकल है ये भी। देहरादून का आपदा, वहाँ भीषण वर्षा वगैरह में लैंडस्लाइड होता रहता है। धराली आपदा उत्तरकाशी उत्तराखंड, ये भी बाढ़ के कारण ही आपका है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। अफगानिस्तान में भूकंप आया, ऊपर भी हमने देखा। फिर कम चटका में भूकंप, रूस में है कम चटका। क्रेसेनिकोव ज्वालामुखी इरप्शन, उद्गार को इरप्शन कहते हैं, ये भी कम चटका रूस में है। टाइफून वीफा हांगकांग चीन में। टाइफून डनास ताइवान में। अहमदाबाद विमान दुर्घटना काफी फेमस रहा। एक आदमी जो बच के निकले थे, मात्र एक आदमी जो सीट पे बैठे थे, जो इमरजेंसी वाला सीट था उसमें निकल करके वो सुरक्षित निकल गए थे। बेंगलुरु भगदड़ आरसीबी के मैच का जो रैली था उसमें हुआ। महाकुंभ मेला भगदड़, ये सब इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। माउंट एतना काफी फेमस है, इटली, हमेशा याद रखें, इतना से इटली। म्यांमार में भूकंप आया, सगाइंग क्षेत्र म्यांमार। मरमरा सागर में भूकंप कहाँ है? तुर्की में। अमेरिका में चक्रवात,
पूर्वी घाट, चमोली में भूस्खलन, चमोली उत्तराखंड में आपका, चक्रवात अल्फ्रेड ऑस्ट्रेलिया, तूफान सारा होंडुरास, ट्रॉपिकल है ये भी। इस तरफ आप देख लेंगे एक बार नजर डाल के। माउंट दुकोनो ज्वालामुखी इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया वाला याद रखेंगे थोड़ा सा। सक्रिय ज्वालामुखी है ये। माउंट एथना फिर से इटली, माउंट ईबू ज्वालामुखी इंडोनेशिया। अब प्रमुख रिपोर्ट और सूचकांक हम देख लेते हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024 का है हमारा रिपोर्ट। किसके द्वारा ये जारी होता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन ऑर्गेनाइजेशन वेल्ट हंगर हिल्क, अक्टूबर 2024। शीर्ष स्थान कहाँ है? चीन, यूएई, कुवैत। भारत का क्या है हमारा रैंक? 105, 111 पिछले साल था 2023 में जब ये आया होगा। इनोवेशन का है नवाचार, वैश्विक नवाचार सूचकांक, वर्ल्ड इनोवेशन रिपोर्ट। यह इंडेक्स विश्व बौद्धिक संपदा संगठन सितंबर 2025 के अंदर कितने देश इसमें थे? स्विट्जरलैंड, स्वीडन और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका टॉप पे हैं। भारत का क्या रैंक है? 38 रैंक है, इसके पहले 49 था। ग्लोबल पीस इंडेक्स इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पीस जून 2025 के अंदर आइसलैंड टॉप पे है, भारत 115 पे और इसके पहले 116 पे था। ग्लोबल जेंडर गैप विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आइसलैंड इसमें भी फर्स्ट पे है, भारत का है 131 और इससे पहले 129 पे था। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 5 जून 2024 का रिपोर्ट है ये। एस्टोनिया टॉप पे है 176 पे, भारत इससे पहले 180 पे था। ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट 2025 का है। कोपेनहेगन डेनमार्क टॉप पे है, दिल्ली 141 पे नंबर पे है और दिल्ली एवं मुंबई 141 पे भारत का। 173 कुल देश थे इसके अंदर। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन निकालता है? यूनाइटेड नेशन। फिनलैंड टॉप पे, डेनमार्क सेकंड, आइसलैंड थर्ड और भारत 118, इसके पहले 126। ये इंपॉर्टेंट है हमारा। हमसे ज़्यादा खुशहाल देखिए पाकिस्तान है, नेपाल है, जितना भूखा नंगा देश है सब भारत से ज़्यादा खुशहाल है। भारत ने इस पर ऑब्जेक्शन भी किया था। ये रिपोर्ट वगैरह इंपॉर्टेंट उतना नहीं होता है। फिर जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा किया जाता है। इसमें 1 2 3 4 5 करके इस तरीके से दिया हुआ है। मुझे लगता है डेनमार्क इसमें टॉप है, भारत 10 नंबर पे है। मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी के द्वारा 193 देश इसके अंदर है, आइसलैंड टॉप पे है, 130 पे भारत है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स अप्रैल 2025 के अंदर अमेरिका टॉप पे है, भारत 43 नंबर पे है, कुल 55 देश इसके अंदर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स 180 देश है इसके अंदर, नॉर्वे टॉप पे है, भारत 151 नंबर पे है। सबसे अंतिम है आपका एरिट्रिया। एरिट्रिया कहाँ है? ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर होता है, ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका का ये आपका ट्रिक है सीड। कुल इस कंट्रीज को देख लेंगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका को जाकर। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट सतत विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सतत विकास नेटवर्क जून 2025 के अंदर 167 देश हैं, फिनलैंड टॉप पे है, 99 नंबर पे भारत है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कुल देश 118, स्वीडन टॉप पे, भारत 71 नंबर पे। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी ये 2024 का है, ये भी हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, भारत का रैंक 128 है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल फरवरी 2025 के अंदर है,
180 देश आते हैं इसके अंदर। 93 नंबर पे भारत है। डेनमार्क टॉप किया है। विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 के अंदर हम देख लेते हैं। दिसंबर 2025 में वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब द्वारा तैयार की गई विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 जारी की गई। यह विश्व में आय संपत्ति की असमानता का आकलन प्रस्तुत करती है। यह रिपोर्ट का संपादन लुकास चांसल, रिकार्डो गोमेज कैरेरा, रोवेदा मोसरिफ और थॉमस पैकेटी जैसे प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने किया है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत आज वैश्विक स्तर पर सबसे गंभीर असमानता वाले देशों में शामिल हो गया। शीर्ष 10% लोगों के पास भारत की कुल राष्ट्रीय आय का 58% हिस्सा है। यह आय का अत्यधिक केंद्रीकरण है और वैश्विक तुलना में सबसे ज्यादा है। निचले 50% लोगों के पास केवल 15% आय है, यानी भारत की आधी आबादी को कुल आय का केवल एक छोटा हिस्सा मिलता है। वैश्विक स्तर पर 10% लोग दुनिया की 75% संपत्ति के मालिक हैं। निचले 50% लोग सिर्फ 2% संपत्ति के मालिक हैं। शीर्ष 1% लोग दुनिया की संपत्ति का, यहाँ पे क्लियर नहीं है, कुछ बड़ा पार्ट रखते होंगे। उतना इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं एग्जाम के लिए हमारा। किसके द्वारा दिया जाता है? इनइक्वालिटी लैब के द्वारा दिया जाता है। इतना काफी है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार जनसंख्या पर IIMAD-PFI रिपोर्ट क्या है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन एवं विकास संस्थान IIMAD और पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की नई राष्ट्रीय स्तरीय रिपोर्ट में भारत के द्वीप समूह लक्षद्वीप तथा अंडमान और निकोबार की जनसंख्या वृद्धि का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया है, जिसका शीर्षक है अनरेवलिंग इंडियाज डेमोग्राफिक फ्यूचर पॉपुलेशन प्रोजेक्शन फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज 2021 से 51। इसमें भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भावी जनसंख्या का अनुमान प्रस्तुत किया गया है। विशेष रूप से छोटे राज्यों और द्वीपीय केंद्र शासित प्रदेशों के लिए रिपोर्ट ने अलग गणितीय दृष्टिकोण अपनाया है, क्योंकि इन क्षेत्रों के दशकीय जनगणना वृद्धि पर दर अत्यधिक अस्थिर रहे हैं और स्पष्ट प्रवृत्ति नहीं दिखाते। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2051 तक लक्षद्वीप की जनसंख्या में 9.68% और अंडमान एवं निकोबार की जनसंख्या में 5.73% की वृद्धि होने की संभावना है। 2016 के अंदर इसकी जनसंख्या थी 67,642 थी, जो वर्ष 2051 तक बढ़कर 74,194 होने का अनुमान है। कौन करता है ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर ज़्यादा इसके अंदर ध्यान नहीं देना है, ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। खाद्य और कृषि के लिए विश्व के भूमि और जल संसाधनों की स्थिति। 16वां रिपोर्ट 2025 संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो भी है हमारा FAO हर 2 वर्ष में 16वां रिपोर्ट जारी करता है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि कौन रिपोर्ट जारी करता है, तो FAO जारी करता है। ये हमारे लिए काफ़ी है इतना। आगे हम बढ़ते हैं। QS सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026। हाल ही में QS संस्था ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 जारी की है। इस बार भारत के 103 विश्वविद्यालयों को इस सूची में शामिल किया गया है, जिससे भारत चौथे स्थान पर रहा। इसकी शुरुआत 2023 में हुई थी। हायर स्टडीज के संस्थान जो है उसका मूल्यांकन पर्यावरणीय एवं सामाजिक स्थिरता के आधार पर करना है। यह रैंकिंग विश्वविद्यालयों की क्षमता को मापती है कि वे वैश्विक सतत विकास, हरित कौशल, ज्ञान विनिमय एवं समानता को कितनी प्रभावी तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। पहला स्थान लुंड यूनिवर्सिटी, स्वीडन। भारत का प्रदर्शन 103 विश्वविद्यालय के शामिल हुए, जो कि चौथे स्थान पर है। भारत का रैंकिंग इसके अंदर अच्छा है, तो ये ध्यान में रख लेंगे। IIT दिल्ली भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला संस्थान रहा। इसकी रैंक 203 रही। भारत के 12 संस्थान शीर्ष 500 में शामिल हुए, जो चीन एवं नीदरलैंड के बराबर है। जलवायु जोखिम सूचकांक है हमारा 2026 का। जर्मन वाच संस्था इसको जारी करता है। इसके अंदर कुछ रिपोर्ट आए हैं कि 8,32,000 से अधिक मौतें हुई हैं, 5.7 अरब लोग प्रभावित हुए हैं, $4.5 ट्रिलियन से अधिक नुकसान है, 9700 से अधिक चरम मौसम की घटनाएं हैं। सबसे प्रभावित देश कौन है? डोमिनिका, म्यांमार, होंडुरास। वर्ष 2024 में सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस। कैरिबियन देशों में वर्ष 2024 में आए कैटेगरी 5 हरिकेन बेरिल ने भारी तबाही मचाई।
आगे बढ़ते हैं। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक। अक्टूबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल ने वर्ष 2025 का वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई ओवरलैपिंग हार्डशिप्स पॉवर्टी एंड क्लाइमेट हजार्ड शीर्षक के तहत प्रकाशित किया गया। विदित हो कि पहली बार यह जलवायु संबंधी खतरों के डेटा को बहुआयामी गरीबी के साथ जोड़कर गरीब लोगों पर जलवायु संबंधी आघातों के प्रभाव का आकलन करता है, जिसमें सूखा, बाढ़, वायु प्रदूषण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वैश्विक एमपीआई रिपोर्ट 2025 के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं? ये सब हमारे प्री में काम नहीं आएगा, ठीक है। एमपीआई क्या होता है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के तहत गरीबी को मापना एक उन्नत माध्यम है जिसमें मापन केवल आय तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत गरीब लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली कई परस्पर जुड़ी वंचनाओं को भी मापा जाता है। इसमें कुछ ये दिया हुआ है कि कितना $3 पर डे का विकल्प प्रदान करता है और गैर आर्थिक वंचनाओं को भी मापन में शामिल करते हुए गरीबी का एक व्यापक दृष्टिकोण देना है ताकि अधिक प्रभावी और लक्षित नीति निर्माण सुनिश्चित हो सके। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025। सितंबर 2025 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनकैप के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहरों को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में से सम्मानित किया। यह पुरस्कार राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनकैप के तहत 130 शहरों में किए गए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहरों को दिया गया, जिनमें से प्रमुख है। श्रेणी 1 में 10 लाख से अधिक आबादी, पहला स्थान आपका इंदौर है, दूसरा जबलपुर है, तीसरा आगरा एवं सूरत को मिला है। श्रेणी 2 में पहला स्थान अमरावती, 3 से 10 लाख आबादी। श्रेणी 3 में 3 लाख से कम आबादी, पहला स्थान देवास है। 2019 में ये शुरुआत हुआ, ठीक है, लॉन्च किया गया 2019 में। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा। भारत में जन्म और मृत्यु संबंधी रिपोर्ट 2023। 13 अक्टूबर 2025 को रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा भारत में जन्म और मृत्यु संबंधित रिपोर्ट 2023 जारी की गई। शीर्षक इसका क्या है? वाइटल स्टैटिस्टिक ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है। रिपोर्ट के बारे में थोड़ा देख लें। यह भारत में होने वाले जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं का आधिकारिक रिकॉर्ड है। यह डेटा जनसंख्या स्वास्थ्य विकास की योजना बनाने में मदद करता है। जन्म दर में कमी। वर्ष 2023 में कुल 2.52 करोड़ जन्म हुए, जो पिछले वर्ष 2022 से 2.32 लाख कम है। मृत्यु दर में हल्की कमी हुई। वर्ष 2023 में इतना डेटा इंपॉर्टेंट नहीं होता हमारे लिए, बस इतना देख लें कि बहुत क्वेश्चन आएगा इस तरीके से कि जन्म दर में बढ़ोतरी हुई, मृत्यु दर में भी हल्की वृद्धि नजर आई, ठीक है। सॉरी, जन्म दर में कमी हुई, मृत्यु दर में बढ़ोतरी हुई, इतना काम का है। लिंगानुपात में क्या? झारखंड में सबसे कम लिंग अनुपात, बाल लिंगानुपात 899 था। इसके बाद बिहार में यह अनुपात 900 था। सबसे अच्छा लिंग अनुपात अरुणाचल प्रदेश में था, जहां यह 1085 था। झारखंड में सबसे कम, क्योंकि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये कुछ फैक्चुअल डेटा है, उतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF इंडिया रैंकिंग 2025। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF इंडिया रैंकिंग 2025 जारी की, जिसके प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। समग्र श्रेणी में संस्थान IIT मद्रास, IISc बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, फिर IIT बॉम्बे। श्रेष्ठ इंजीनियरिंग संस्थान इसके तहत IIT मद्रास रहे। श्रेष्ठ प्रबंधन संस्थान IIM अहमदाबाद था। मेडिकल संस्थान एम्स दिल्ली रहा। श्रेष्ठ विधि संस्थान NLU बेंगलुरु रहा। इस तरीके से ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू, मिलते हैं अगले टॉपिक।